नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, NCERT की सीरीज़ में आज हम अगला लेसन डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो है बहुत हेल्पफुल लग रही होगी और आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इसे पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको पहले से ही बताते आई हूँ कि आपके सिलेबस में NCERT का सिलेबस हमेशा से पूछा जाता है और वो रखा जाता है ताकि वहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आपको उनको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अगर आपने अच्छे से समझ लिया इनको तो आपके कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से निकल करके आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो पाठ है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में और इनका यहाँ पर जो लेख है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो इसको पढ़ेंगे आज। क्या ये सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही फेमस व्यक्तित्व हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। ये आपके साहित्य में भी और यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें भी दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। ये लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा कोट करके अपने दिमाग में बिठा देनी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में शुरू किया था। हालांकि जो सरस्वती पत्रिका है वो हिंदी की बहुत ही फेमस पत्रिका है, यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी के विकास में ये एक नींव का पत्थर साबित हुई है, ऐसी पत्रिका है। तो इस पत्रिका को निकाला गया था सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। बाद में जो संपादन है मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब इसका संपादन शुरू किया तब से ये पत्रिका बहुत फेमस हो गई और ये ऐसी उस समय की ऐसी एकमात्र पत्रिका थी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में लिखी हुई रचनाओं को प्रकाशित करते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं था साहित्य के अंतर्गत। उस समय जो थी ब्रजभाषा थी और यही सारी अवधि ये सारी चलती थी, तो हिंदी का बोलबाला नहीं था, मतलब हिंदी में बहुत कम लेखक उभर कर आते थे। तो उस दौर में सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जो हिंदी की रचनाओं को वरीयता देती थी, यानी कि वरीयता यह कह सकते हैं कि केवल हिंदी की रचनाएं इसमें प्रकाशित होती थी। अन्य भाषाओं के लेखक अगर इस पत्रिका के लिए अपनी रचनाएं भेजते थे तो वो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो उसको लौटा देते थे क्योंकि वो हिंदी में नहीं होती थी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने इसका संपादन कब से किया? 1903 से शुरू किया। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, आप लोग को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इन्होंने कब से 1903 से 1920 तक उसके संपादक रहे, ठीक है। बहुत लंबे समय तक रहे और बहुत अच्छा इन्होंने उसमें कार्य किया, उसकी वजह से ही ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। सन 1938 में उनका देहांत हो गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। देखो अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में एक संस्था थे और ये प्रसिद्धि उन्हें सरस्वती पत्रिका के कारण मिली, क्योंकि वो पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी ना जिसमें अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने के लिए लेखक उस समय के तरसते थे कि कैसे भी करके हमारी रचना सरस्वती में प्रकाशित हो जाए। बट वही रचनाएँ वहाँ प्रकाशित होती थी जिन पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मोहर लगती थी, ठीक। मतलब उसका वो एकदम गहन अध्ययन करते थे, उसके बाद उसमें एक एक शब्दों को उनका अर्थ समझते थे। अगर वो हिंदी में है तो ही उसको अप्रूव करते थे, अदरवाइज उसको लौटा देते थे, ठीक। जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को अगर हमने समझ लिया तो इसका मतलब हम हिंदी के गौरवशाली अध्याय से परिचित हो रहे हैं, ठीक। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद है, देखो इतनी सारी एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, उनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप,
ये क्या है, इनके निबंध संग्रह है। ठीक है, रसज्ञ रंजन बहुत बार पूछे भी गए हैं। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की वह रचना कौन सी है जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो संपत्ति शास्त्र आपको पता ही है, अर्थ और संपत्ति एक ही के पर्यायवाची हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, महिला उपयोगी पुस्तक है, इन्होंने महिलाओं के ऊपर भी उस समय लिखा। ठीक है, महिला मोद नाम से। तो आध्यात्मिकी दर्शन की फिर है आध्यात्मिकी भी इनकी एक पुस्तक है जिसमें दर्शन शास्त्र का उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं, ये भी ध्यान रखना, द्विवेदी काव्यमाला में है। फिर इसके बाद है उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। कितने? 15 खंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। परिष्कार का मतलब होता है शुद्ध करना। ठीक है, तो हिंदी भाषा उस समय अपने संघर्ष के दौर में थी, बहुत अच्छी स्थिति उसकी नहीं थी, मतलब उतना ज़्यादा साहित्य उसमें नहीं लिखा गया था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया गया। तो उसको उन्होंने क्या किया, परिष्कार किया, यानी कि हिंदी को उन्होंने क्या किया, शुद्ध किया, शुद्ध काम करने, मतलब उसको सुधारने का प्रयत्न किया। ठीक है, और व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर कर दिए, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी न लिख दे, ऐसे उन्होंने प्रयास किए। ठीक, कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस समय ब्रज भाषा में ज़्यादा रचनाएं होती हैं। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, खैर जब हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, आप लोग यदि हिंदी साहित्य मुझसे पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन करके, बहुत डिटेल से हम इन चीज़ों को समझेंगे। जब हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे, भारतेंदु युग पढ़ेंगे, तब हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल आप एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारतेंदु युग था वहाँ पर सारी रचनाएँ जो थी वो पद्य यानी कि ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, तो द्विवेदी युग आगे चल करके द्विवेदी युग में सारी रचनाएं किस में होने लगी, खड़ी बोली में होने लगी। ठीक, और वो सब हुआ किसके प्रयत्नों से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। जो समालोचना विधा है, जहाँ पे आलोचनाएं लिखी जाती हैं, उनको श्रेय है। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, उसे विकसित करने का। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर के उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। ठीक, उन्होंने व्यंग्यात्मक लेख भी लिखे हैं। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों में मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं, बल्कि समाज के जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। यानी कि जो लेख यहाँ पर लिखा गया है, इनके द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो देखो हमारे समाज में क्या था पहले, आज तो वर्तमान में बहुत कम या ना के बराबर हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन पहले जो था वो स्त्रियां ना तो पढ़ती थी, ना तो मतलब स्त्री जो थी ना वो केवल मतलब उनको घर के जो दुख हैं उनका कारण माना जाता था, और जहाँ पे सुख की बात आती थी तो वहाँ पे उनको बिल्कुल भी दर्जा नहीं दिया जाता था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब स्त्रियों का दर्जा जो था वो बिल्कुल कोई दर्जा ही नहीं मिलता था उनको, बराबरी का कहें या किसी भी चीज़ में उनकी कोई समानता पुरुषों से नहीं थी। तो इस तरह का उन्होंने लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने उन्हीं विचारों को उजागर किया है जो स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते थे। ठीक, तो ये उनका लेख है। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया।
है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही गई है। और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ मानकर छोड़ देने की, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ मतलब पहले हम लोगों ने अपनाई थी, पहले के लोग जो थे वो जो स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देते थे, तो उस परंपरा को छोड़ने की उन्होंने यहाँ पे बात की है। ठीक, उसे रूढ़ मानकर छोड़ देने की उन्होंने क्या की है, बात की है। ठीक है, यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ये लेख यहाँ पर लिखा गया है ना 1914 में, सबसे पहले ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था, पढ़े लिखों का पांडित्य। फिर बाद में क्या हुआ, द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। जब मैंने ऊपर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे उन्होंने महिला मोद नाम से महिलाओं के लिए एक पुस्तक लिखी थी, महिलाओं के हित में, तो उस पुस्तक में बाद में इन्होंने इसका जो टाइटल था, जो शीर्षक था, वो चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ठीक, इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है, यानी कि जो पहले सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से था, केवल इसका शीर्षक चेंज हुआ है, बाकी जो लेख इन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखा था, बाकी वही चीज़ें आज आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो बाकी मैंने आपको बताया कि सार रूप में अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ पे कुल मिलाकर के स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। उन्होंने जो लोग मतलब स्त्रियों को घर का दुख मानते थे या उनको समानता का दर्जा नहीं देते थे या गृह सुख में नाश का कारण समझते थे, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे इसमें लेख लिखा है। इस लेख में उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी रचनाएं हमने अभी पढ़ी, और कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ती है। तो धर्म तत्व मतलब होता है धर्म का सार, दलीलें मतलब होता है तर्क। ठीक है, सुमार्गगामी मतलब अच्छी राह पर चलने वाला, तो ये अनेकार्थी शब्द है, अच्छी राह पर चलने वाले को हम क्या कहेंगे, सुमार्गगामी कहेंगे। ठीक है, कुतर्क का मतलब होता है अनुचित तर्क। प्राकृत मतलब प्राचीन काल की क्या है, ये एक भाषा है। ठीक, कुमार्गगामी बुरी राह पर चलने वाले। वेदांतवादिनी मतलब वेदांत दर्शन पर बोलने वाली। दर्शक ग्रंथ जानकारी देने वाली पुस्तकें। प्रगल्भ का मतलब होता है प्रतिभावान। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है प्रगल्भ, यानी कि प्रतिभावान। न्यायशीलता यानी कि न्याय के अनुसार आचरण करना। विज्ञ मतलब होता है समझदार। ठीक, इसीलिए कहते हैं विज्ञ बनो, अज्ञ मत बनो। अज्ञ का मतलब होता है ना समझ, ठीक है, अज्ञानी, और विज्ञ का मतलब होता है विद्वान या समझदार। ठीक, खंडन किसी बात को तर्कपूर्ण ढंग से गलत कहना। नामोल्लेख मतलब नाम का उल्लेख करना। ब्रह्मवादी मतलब वेद पढ़ने पढ़ाने वाला, उसे कहते हैं ब्रह्मवादी। ठीक, कालकूट मतलब विष होता है। पीयूष का मतलब पीयूष सुधा, और सुधा किसका पर्यायवाची है, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चले, पर्यायवाची पता चले, किसके, अमृत के पर्यायवाची। पीयूष भी अमृत को कहते हैं, सुधा भी अमृत को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। नीतिज्ञ मतलब नीति जानने वाला। अपकार मतलब अहित। व्यभिचार मतलब दुराचार, जो बुरा व्यवहार करता है। ग्रहग्रस्त मतलब पाप ग्रह से प्रभावित। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। ठीक है, कलंकारोपण मतलब दोष मढ़ना। दुर्वाक्य मतलब निंदा करने वाला वाक्य। बात व्यतीत मतलब बातों से दुखी होने वाले। गंवार मतलब असभ्य होता है। ठीक, तथापि मतलब फिर भी। बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर। धर्मावलंबी मतलब धर्म पर निर्भर। ठीक, गई बीती मतलब बदतर, जो बीत चुका है। गई कहते हैं ना, गई मतलब बुरा से बुरा, जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, संशोधन का मतलब होता है सुधार। मिथ्या मतलब झूठ। 16 आने मतलब पूर्णतः, कहते हैं ना ये बात 16 आने सच है, तो पूर्णतः सही है मतलब। संद्वीपांतर मतलब होता है एक से दूसरे द्वीप में जाना। छक्के छुड़ाना,
हरा देना। ये क्या है यहाँ पे? मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो शब्दावली होती है ना, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। एक तो आपको पर्यायवाची पता चले, फिर मुहावरे पता चले, विलोम शब्द पता चले, और शब्दों के अर्थ तो पता चल ही जाते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द पता चल जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पता चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपके बन जाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होता है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो लेख था, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख किसके द्वारा लिखा गया है, निबंध भी कह सकते हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी पूर्ण लगा होगा। यदि लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।